समझ सकते हैं कि कितनी अनकॉमन ये बीमारी है। तो इसीलिए इसको हर जगह ऑपरेट करना हर न्यूरोसर्जन के द्वारा संभव ही नहीं हो पाता। इनको कैसे जानकारी हुई आपके बारे में कि बांग्लादेश कहाँ के रहने वाले मेरे रिलेटिव ये हमें नॉर्मल ब्रेन नहीं दिख रहा होता है, सिर्फ खून की नसें दिख रही होती है। इसमें नॉर्मल ब्रेन और हड्डी ये दोनों चीजें हटा दी गई। तो आप देख रहे हैं कि इस पूरे हिस्से में अगर हम इस हिस्से के इस तरफ देखें तो हम पाएंगे कि यहाँ पे कितनी कम खून की नसें हैं। ये खून की नस एक ये मुख्य होती है और एक ये मुख्य होती है, जो कि ब्रेन को खून लेकर के जाती है। हमारे नॉर्मल दिमाग की खून की नस कितनी बड़ी होती है, और इस मरीज के ब्रेन के खून की डिस्टिंक्शन करना होता है, क्योंकि अगर आपने गलती से 2 मिलीमीटर की भी एक नॉर्मल खून की नस को ऑपरेशन के दौरान काट दिया तो पेशेंट को लकवा मारे। और एक ऐसा खून की नस का गुच्छा जो पूरे ब्रेन में इस तरीके से फैला है। और दूसरी बात ये होती है कि जब एक खून की नस का गुच्छा बनता है तो उस हिस्से में खून की संचार बढ़ जाती है, नतीजा नॉर्मल खून की नसें भी और मोटी हो जाती है। वो ऑपरेशन के दौरान इस चीज को डिफ्रेंशिएट कर पाना कि कौन सी नॉर्मल है कौन सी एबनॉर्मल है, ये बहुत जटिल काम होता है। और इसीलिए इस चीज को इसमें हाथ डालना बहुत मुश्किल है। मैंने अभी कहा कि ऑपरेशन बहुत ही, ये बीमारी बहुत ही अनकॉमन है, लाखों में एक को होती है। लेकिन ईश्वर की कृपा से 2007 से आज 2022 में पिछले 15 साल में मैंने इस तरीके के 8 ऑपरेशन किए हैं। लेकिन बाकी 7 और इसमें एक काफ़ी बड़ा अंतर ये था क्योंकि ये बहुत बड़ा गुच्छा था, बाकी इसकी तुलना में इतने बड़े नहीं थे जितना ये था। और इसके अंदर जा रही खून की नसें बाकियों से बिल्कुल अलग इस मायने में थी क्योंकि वो नॉर्मल दिमाग के बड़े हिस्से को सप्लाई कर रही थी। तो एक बेहद खतरनाक पहलू ये था कि पेशेंट को ऑपरेशन के किसी भी क्षण में लकवा और ब्रेन हेमरेज का खतरा हो सकता था। तो ऑपरेशन के समय क्या क्या दिक्कत आई, जैसे आपने बताया कि भी नस वहाँ सब कुछ फट गई थी, क्या हो गया? इस ऑपरेशन में चूंकि नसें इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूटेड थी, चारों तरफ से इस गुच्छे के अंदर आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर तरफ से गुच्छे नसें इसमें जा रही थी। तो ऐसे में इस ऑपरेशन में हम लोग का एक मुख्य स्टेप होता है कि सबसे पहले इसको खून देने वाली नसों को हम लोग ब्लॉक करते हैं, और उसके बाद लास्ट स्टेप होता है कि इससे जो खून निकलने वाली नस होती है उसको हम लोग लास्ट में ब्लॉक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जटिलता ये थी कि जो खून निकलने वाली नसें थीं वो कई तरफ फैली हुई थी, नतीजा वो आमतौर पे सिर्फ एक तरफ होती हैं, लेकिन इतने बड़े गुच्छे के कारण इसकी नसें ऊपर की तरफ भी जा रही थी और नीचे की तरफ भी जा रही थी। तो एक चारों तरफ से ट्यूमर टेंट हो चुका था, हम चारों तरफ से डिसेक्ट कर चुके थे, लेकिन लास्ट स्टेप हम इसीलिए नहीं परफॉर्म कर पा रहे थे क्योंकि अगर उसमें से किसी भी एक ड्रेनिंग चैनल को हम काटते तो ये फूल के फटता। लेकिन जब लास्ट में हमने ये पाया कि बिना इस रिस्क को उठाए इस लीजन को पूरी तरीके से निकालना संभव नहीं है, तो एक लास्ट स्टेप के रूप में फिर हमने उस स्टेप को करना पड़ा। और जैसे ही हमने एक मेजर ड्रेनिंग चैनल को सेक्रीफाइस किया, जो इसका एक मुख्य पार्ट रहता है, वो पूरी तरीके से फूल करके चारों तरफ से फटने लगा। थोड़ी सी ब्लीडिंग वहाँ पे उस समय स्टार्ट हुई और जो कि काफ़ी तेज़ ब्लीडिंग थी। और उसके बाद न्यूरोसर्जरी का एक सबसे खतरनाक पहलू जिसको कहते हैं हम लोग कमांडो रिसेक्शन, इसका नाम ही इस प्रोसीजर का हो जाता है उसके बाद कमांडो रिसेक्शन, क्योंकि फिर आपको पूरी तरीके से कमांडो की तरीके से इस लीजन को एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो एक लास्ट एफर्ट जो इसका था, इसका एक लास्ट स्टेप जो इस ट्यूमर का था, 12 घंटे बाद फिर मुझे उस ऑपरेशन को कमांडो रिसेक्शन में कन्वर्ट करना पड़ा। और कमांडो रिसेक्शन के बाद हमने पूरी तरीके से ब्लीडिंग रोकी और उसके बाद फिर हमने जब रिसेट करने के बाद देखा तो हमने पाया कि सारी ब्लीडिंग रुक चुकी थी, सारी खून की नसें जिन्हें हम बचाना चाहते और हम ट्यूमर को पूरी तरीके से एक्सरसाइज कर चुके थे। कितना टाइम लगा इसके पूरा? इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से संपादित करने में लगभग 14 घंटे का समय लगा, जिसमें 2 घंटे की सर्जरी और लगभग 12 घंटे का सर्जिकल टाइम था। 2 घंटे की एनेस्थीसिया और 12 घंटे का एक सर्जिकल टाइम था। आज 6ठा दिन है, ये पेशेंट पूरी तरीके से नॉर्मल है और आज घर जा रहा है। टीम कितने लोगों ने साथ दिया आपका? हाँ जी, टीम में कितने लोगों ने साथ दिया पूरी टीम?
इस टीम में हमारे दो एनेस्थेटिस्ट, हमारे 3 न्यूरोसर्जन और हमारे लगभग 10 के करीब ओटी स्टाफ थे, जो कि इस 14 घंटे चले इस ऑपरेशन में पूरी तरीके से हमारे साथ रहे और लगातार हर क्षण एक्टिव रहे, किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार थे। बांग्लादेश निवासी हसुजमा नाम के इन व्यक्ति का ऑपरेशन आज होने के बाद आज ये डिस्चार्ज हो रहे हैं और इनके साथ बिल्कुल एक इनकी जो बीमारी थी वो लाखों में किसी एक व्यक्ति को होती है। ब्रेन के दाहिने हिस्से में काफ़ी बड़ा खून की नस का गुच्छा था, जिसे आर्टीरियोवीनस मैलफॉर्मेशन कहते हैं। नॉर्मल खून की नसें जो ब्रेन के अंदर खून का संचार करती हैं, कभी कभार वो इस तरीके के एक ऐसा गुच्छा बना देती हैं कि उसके कारण पेशेंट को झटके और ब्रेन हैमरेज जैसी बीमारियां होने का खतरा पैदा हो जाता है। इन्हें आज से 3 वर्ष पहले एक मिर्गी का झटका आया, जिसमें जांच के उपरांत पता चला कि इनके ब्रेन में खून की नस का गुच्छा है। इस ऑपरेशन में, जिसका इलाज ऑपरेशन था, ये इतना बड़ा गुच्छा था कि इसको अन्य विधाओं से ठीक करना संभव नहीं था। लेकिन ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वही खून की नसें नॉर्मल दिमाग को भी सप्लाई कर रही थी और वही खून की नसें इस गुच्छे को भी सप्लाई कर रही थी। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच को डिस्टिंग्विश करना और पेशेंट को सुरक्षित रखते हुए इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इस ऑपरेशन के पीछे एक लंबी चौड़ी तैयारी की गई और उसके बाद एक 14 घंटे चले इस ऑपरेशन में, जिसमें बहुत ही सावधानी से उन खून की नसों को जो इस गुच्छे के अंदर जा रही थी, उन्हें सेक्रीफाइस करते हुए उन नसों को जो कि नॉर्मल ब्रेन को सप्लाई कर रही थी, बचाते हुए इस ऑपरेशन को किया गया। 14 घंटे चले इस ऑपरेशन के बाद पेशेंट को अगले दिन होश में लाया गया और वो पूरी तरीके से स्वस्थ था। उसे किसी तरीके का कोई लकवा या किसी तरीके की कोई और समस्या नहीं होने पाई थी। ये ऑपरेशन न्यूरोसर्जरी के सबसे जटिलतम और सबसे खतरनाक ऑपरेशन में से एक माना जाता है, जिसको आज हसुजमा के परिवार के भरोसे और ईश्वर की कृपा से हम लोगों ने पूरी सुरक्षा से अंजाम दिया। जन ज्वार जनता की